हेलो दोस्तों, आज हम समबाहु त्रिभुज की सभी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपको कंप्लीट ये थ्योरी मिल जाएगी और इससे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो हम यहाँ जितने पॉइंट लिखे हैं उन सभी पे बात करेंगे। जैसे समबाहु त्रिभुज की केंद्रों की स्थिति, जैसे केंद्र मतलब अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र, इनकी स्थिति क्या होती है। उसी तरह शीर्षलंब क्या होता है त्रिभुज के अंदर, ऊंचाई क्या होती है, माध्यिका माध्यिका क्या होती है। अगर माध्यिका होती है तो तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं या अलग अलग होती है। उसी तरह अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल क्या एक ही तरीके से निकलेगा या अलग अलग तरीके से भी निकलेगा, उन सब पे हम बात करेंगे। उसे त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु अगर स्थित हो तो क्या वहाँ पॉइंट बनता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसी तरह त्रिभुज की परिमाप की बात करेंगे। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होता है, इस पे भी बात करेंगे। कोण समद्विभाजक क्या होता है इस समबाहु त्रिभुज के अंदर, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है। कुछ और भी अगर छोटे होंगे पॉइंट तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में कंप्लीट थ्योरी। जैसे आपको नाम से पता होगा समबाहु त्रिभुज, यानी त्रिभुज एक ऐसा आकृति है, एक ऐसा बहुभुज है जो तीन भुजाओं से घिरी आकृति है और तीनों की तीनों भुजा क्या है, बराबर है। जैसे क्या है, त्रिभुज मतलब तीन भुजा, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी वह त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, तो बोला है कि सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। सारी भुजाएं बराबर है का मतलब अगर ये है, ये ए है, ये ए है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है कि अगर त्रिभुज के सारी भुजाएं अगर बराबर है तो उनके अंदर बने सभी कोण भी बराबर होंगे। जैसे ये थीटा बनेगा तो ये भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा। क्यों? क्योंकि सारी भुजाएं आपस में बराबर है। और एक और प्रॉपर्टी होता है त्रिभुज का कि किसी भी त्रिभुज की प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम सारे कोण को जोड़ रहे हैं, ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, यानी सारे कोण क्या है, थीटा थीटा, यानी हम कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ध्यान से सुनते रहिए, आप वीडियो को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये थ्योरी की क्लास है। अगर थ्योरी जितने ही आप इत्मीनान से करेंगे उतनी ही बातें आपके दिमाग में बैठेंगी और कम से कम समय में, सॉरी कहने का वही मतलब है कि आप अगर इस समय अगर समय दे देते हैं इकट्ठे तो बार बार आपको समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा तो सवाल किसी तरह हल कर लीजिए। इम्पोर्टेंट होता है कि थ्योरी को समझना और इससे बने पॉइंट को समझना। देख क्या है, त्रिभुज की सारी आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए कितना है, थीटा, कोण बी कितना है, थीटा, कोण सी कितना है, थीटा। तो हम लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा मिलकर कितना है, 180। थीटा 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 कितना हो जाएगा, 3 थीटा 180। तो ये क्या आ गया, थीटा बराबर 60, यानी थीटा बराबर 60 आ गया। ये प्रूव करता है अपने आप में कि त्रिभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। कैसे होता है, वो इस तरह होता है। अब तक रटते होंगे कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, 60 अंश। वो कैसे होता है, ऐसे होता है, आप देख लीजिए। यानी प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, 60 अंश का होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसके बाह्य कोण, इसके प्रत्येक बाह्य कोण कितने होंगे। प्रत्येक बाह्य कोण के लिए हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि आखिर बाह्य कोण बनता कैसे है और कैसी पोजीशन में रहता है बाह्य कोण। अब देखते हैं,
ए बी सी। ये तो आंतरिक कोण है, ये तो आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण है। और अभी आपने देखा कि सारे के सारे आंतरिक कोण कितने अंश का होते हैं? 60 अंश के होते हैं। अब देखिए, मैं बाह्य कोण की बात करूंगा तो बाह्य कोण त्रिभुज में आप समझेंगे कि ये बाह्य कोण है, तो ये बाह्य कोण नहीं है। बाह्य कोण के लिए हमें भुजा को किसी एक तरफ बढ़ाना होता है। अगर हम BC को इधर बढ़ाएं तो ऐसे बढ़ेगा, तो ये वाला बाह्य कोण है। क्या है? ये वाला बाह्य कोण है। और जब हम किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अगर लिखते हैं तो वहां भी एक प्रमेय होता है, ये वाला बाह्य कोण ये इन दो कोणों के योग के कितना होता है? बराबर होता है। तो 60 कितना हो जाएगा? 120। या इस तरह नहीं समझते हैं तो इस तरह समझिए कि अगर ये 60 अंश है तो ये एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है 180 अंश का। अगर ये 60 हो गया तो ये आपका 120 हो गया। हम दोनों तरह से बता रहे हैं, आप दोनों को देखिए। उसी तरह हम अगर कोण ए की बात करें तो कोण ए का बाह्य कोण या तो इस तरह खींचिए या तो ऐसे। तो ऐसे हम खींच रहे हैं तो ये वाला बाह्य कोण हो जाएगा, ये वाला बाह्य कोण हो जाएगा, तो इन दोनों के योग के क्या हो जाएगा? बराबर। या 180 वाला फंडा लगाइए कि एक स्ट्रेट एंगल में एक स्ट्रेट एंगल कितने एंगल का होता है? तो सॉरी, एक स्ट्रेट लाइन कितने अंश का होता है? तो 180 अंश का होता है। ऐसे है, अगर ये ऐसे है तो ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है। ये टोटल 180 है, अगर ये 60 है तो ये 120 है। उसी तरह बी का क्या होगा बाह्य कोण? हम बी को इधर बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाएंगे तो ये हमारा बाह्य कोण हो जाएगा। ये 60 है, ये बाह्य कोण है, तो ये मिलकर ये होगा। या यूं कहिए कि ये 60 है, ये तो 120 होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ रहा है? 120 अंश। मान लीजिए आप याद किए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है? 60 अंश। अब ये जानते ही नहीं कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, तो ये आप आज जान लीजिए कि 120 होता है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है? 120 अंश का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। क्या होता है कि हम शॉर्ट वीडियो देखते देखते हमारा आदत हो गया है, या ट्रिक वाली वीडियो देखते देखते हमें आदत हो गया है कि हम कोई भी चीज़ को हम शॉर्ट टाइम में ही देख लें, समझ लें। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर आपको कोई प्रोसेस बढ़िया से समझनी है, कोई पॉइंट को बढ़िया से समझनी है, तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा। और फीलिंग ये लाइए कि मान लीजिए हम आपके सामने ही हैं और आप मेरे सामने हैं और मैं आपको बता रहा हूँ और आप नोट कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर आप करेंगे, आपको आता भी हो तो भी सुनिए। हो सकता है आप किसी और तरीके से जानते होंगे, मेरा तरीका कुछ अलग होगा, तो आप मेंशन कर लीजिएगा अपने तरीके में, तो क्वालिटी बढ़ेगी आपकी भी। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज में ए बी सी, जिसकी सारी भुजाएं क्या है? ए है, ए है, ए है। हम बात करते हैं ऊंचाई की। ऊंचाई क्या होता है? तो किसी भी त्रिभुज में जो ऊंचाई होता है वही शीर्ष लंब की बात काम करता है। कहने का ये मतलब है कि एक होता है लंब, एक होता है शीर्ष लंब और एक होता है ऊंचाई। तो लंब की अगर बात करें तो लंब तो हम कहीं भी डाल सकते हैं। मान लीजिए ये रेखा है, अगर इस रेखा पे हम कहें कि आप लंब डालिए, तो किसी भी बिंदु से ऐसे करेंगे और ये लंब डाल दिए, तो ये भी एक लंब है। क्योंकि ये अगर लंब ये रेखा पे तो ऐसे लंब कहलाएगा, लेकिन त्रिभुज के अंदर अगर आपको डालना है लंब तो किसी ना किसी शीर्ष से आएगा। या तो ए शीर्ष से लंब डालिए, या तो बी शीर्ष से इस पे लंब डालिए, या सी शीर्ष से यहाँ लंब डालिए, तो वो हो जाएगा त्रिभुज के अंदर जो लंब डालेंगे तो उसको हम शीर्ष लंब कहेंगे। ये शीर्ष लंब क्या होगा? किसी भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालिए, और शीर्ष लंब को ही हम ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई का वो मतलब नहीं कि आप तिर्यक ऊंचाई की बात करें। यहाँ ऊंचाई का मतलब ये होता है कि आप जितना लंबवत ऊंचाई ले सकें, कहीं भी, घर में भी हो, कहीं भी, अगर दीवार की भी ऊंचाई नापनी हो तो आप उसको लंबवत ही नापते हैं। तिर्यक होगा तो बोलेगा कि नहीं तिर्यक ऊंचाई। यहाँ बोला है ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब लंबवत ऊंचाई। तो कह सकते हैं
कि लंब भाई ये है, तो ये बिना किसी आकृति के, ये तो किसी रेखा पे है, लेकिन यही लंब अगर आकृति में आ जाएगा, किसी बंद आकृति में आ जाएगा, तो उस हिसाब से उसका नाम पड़ेगा। तो त्रिभुज में अगर आ गया लंब तो क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब ही क्या है, ऊंचाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि शीर्ष लंब बराबर ऊंचाई होता है। ये किसी भी त्रिभुज की बात हो रही है, यहाँ तक किसी भी त्रिभुज की बात हो रही है कि जो शीर्ष लंब होता है वही ऊंचाई होता है। अब बात करते हैं कि इस स्पेशल समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब का क्या मतलब है, या ऊंचाई की बात कर ले क्या होता है। तो जो ही हम लंब डालेंगे तो ये लंब समबाहु त्रिभुज में, ध्यान से सुनिए, समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है वो माध्यिका का काम करता है। किसका काम करता है, माध्यिका का काम करता है। तो माध्यिका का काम यह होता है कि जिस शीर्ष से हम सामने वाले भुजा पे माध्यिका डालेंगे तो दो बराबर भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो जब बट जाएगा तो ये ए है टोटल, तो ये आधा हो गया, तो टोटल आधा हो गया, तो a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। मेरी बातों को समझ रहे हैं। अगर समबाहु त्रिभुज में अगर हम शीर्ष लंब डालते हैं तो किसकी बराबर हो जाएगा, माध्यिका के बराबर, यानी ऊंचाई भी वही है, शीर्ष लंब भी वही है, ये दोनों तो सभी में वही है। लेकिन क्या है कि जो ही हम ऊंचाई डालेंगे या लंब डालेंगे शीर्ष लंब, तो वो माध्यिका के बराबर हो जाएगी। और माध्यिका का काम ये है कि जिस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे अगर हम माध्यिका डालते हैं तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट देती है। अगर दो बराबर भाग में बांटेगी तो ये जो एडी है, एडी माध्यिका या एडी शीर्ष लंब, हम यहाँ लिख सकते हैं कि शीर्ष लंब बराबर ऊंचाई होता है, और यही क्या करेगी, माध्यिका की काम करेगी। ध्यान से सुनिएगा, जो शीर्ष लंब है वही ऊंचाई है, ये तो सभी त्रिभुज के लिए है, लेकिन ये जो समबाहु त्रिभुज है उसमें माध्यिका के बराबर होती है। तो अब देखिए क्या है इसमें पॉइंट, कि हमें यही शीर्ष लंब निकालना है, यानी हम एडी निकालेंगे, एडी। तो यहाँ देखिए ये लंब है, ये इस तरफ, तो ये भी लंब है। या तो आप इस त्रिभुज से एडी निकालिए या तो इस त्रिभुज से एडी निकालिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 90 अंश है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल यहाँ भी बन रहा है, एक राइट एंगल यहाँ भी बन रहा है। तो हम पाइथागोरस के प्रमेय से हम एडी का नाम वाई निकाल सकते हैं। तो क्या होता है कि लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। देखिए त्रिभुज क्या है, बतौर लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने त्रिभुज लिया ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में लंब का स्क्वायर, यानी लंब क्या है, एडी स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बीडी का स्क्वायर, यानी लंब का आधार धन आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, ए बी का स्क्वायर। अब देखिए एडी हमें चाहिए और बीडी दिया कितना है, a/2 का होल स्क्वायर बराबर ए बी कितना दिया है, ए, तो ए का स्क्वायर। हम एडी का स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा, ये घटेगा, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, 4 में से 1 गया 3, ए स्क्वायर बटे 4। तो ये है एडी का स्क्वायर बराबर, हमें तो चाहिए एडी, तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए होगा, नीचे 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, और 3 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, तो वो तो करनी में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा करनी में 3/2 इंटू भुजा। तो ये माध्यिका की सूत्र है, क्योंकि यही लंब है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सारे के सारे शीर्ष लंब, माध्यिका सारे के सारे बराबर होते हैं। एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं, 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। तो अगर ये माध्यिका है और यही क्या है, ऊंचाई है, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, ऊंचाई भी 3 होगी,
शीर्ष लंब भी 3 होंगे, माध्यिका भी 3 होंगे। चूंकि सारे के सारे आपस में बराबर है तो किसी भी एक कामसूत्र लिखेंगे तो सारे को डिनोट करेगा। और त्रिभुज में कितने होते हैं तो 3 होते हैं, यानी तीनों के तीनों, अगर माध्यिका 1 की बात करें, माध्यिका 2 की बात करें, माध्यिका 3 की बात करें तो भी एक ही होगा। उसी तरह शीर्ष लंब 1 की बात करें, शीर्ष लंब 2 की बात करें, शीर्ष लंब 3 की बात करें तो वो भी वही होगा। उसी तरह ऊंचाई H1 कहें चाहे H2 कहें चाहे H3 कहें, सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये करने में 3/2 इंटू भुजा हो जाएगा। तो हम यह लिख सकते हैं कि माध्यिका क्या है, M1 बराबर M2 बराबर M3 बराबर कितना हो जाएगा, करने में 3/2 इंटू भुजा हो जाएगा। उसी तरह ऊंचाई भी क्या है, H1 बराबर H2 बराबर H3 बराबर कितना हो जाएगा, करनी में 3/2 गुणे भुजा हो जाएगा। उसी तरह शीर्ष लंब भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 बराबर परपेंडिकुलर 2 बराबर परपेंडिकुलर 3। वो शीर्ष से बात कर रहे हैं तो कितना होता है, वो भी होता है करनी में 3/2 गुणे भुजा। ये इतनी हो गई। अब देखिए, ये अगर लंब हो गया तो किसी भी त्रिभुज का हमें अगर एरिया निकालना हो तो अगर उस त्रिभुज का एक आधार मिल जाए और एक उसका लंब मिल जाए तो हम 1/2 आधार गुणे लंब की सूत्र से हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम ये निकाल सकते हैं लंब तो हो ही गया AD। अगर हम बात बड़े वाले त्रिभुज की बात करें ABC की, तो इसके लिए आधार क्या होगा, A होगा। ठीक है, तो हमें आधार भी मिल गया, हमें ये कितना मिल गया, करनी में 3/2 गुणे भुजा भी मिल गया। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 लंब गुणे आधार से। 1/2 लंब कितना आया है, करनी में 3/2 गुणे भुजा, और आधार में भी क्या है, वही सेम भुजा क्या है, A है। तो हमारे पास आ गया करनी में 3 A स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा। यानी हमारे पास संभव त्रिभुज का सूत्र ये निकल कर आया कि करने में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं करने में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। चूंकि त्रिभुज में कई तरह से निकलता है क्षेत्रफल, तो हम क्या कोई और तरीका है जिससे हम, अगर ये सूत्र ना याद रहे कि करने में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर ये संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ, उसका भी एक तरीका है कि जब आपको ये सूत्र नहीं याद है तो कौन से सूत्र से लगाएंगे। अब देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है ABC। तो हमने बताया कि सारी की सारी आंतरिक कोण कितने हैं, 60 अंश के हैं, और सारी की सारी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। अगर ये A है तो ये भी A है, ये A है तो ये भी A है। तो किसी भी त्रिभुज में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी त्रिभुज में अगर 2 साइड मिल जाए और उनके बना बीच एक कोण मिल जाए तो हम साइन का फार्मूला लगाकर हम ज्ञात कर सकते हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए हम इन 2 भुजा को ले रहे हैं तो इनके बीच का भी कोण 60 है। अगर हम इस 2 भुजा की बात करें तो इसके बीच का कोण कितना है, 60 अंश है। उसी तरह इस भुजा की बात करें दोनों के, तो इसके भी बीच में 60 अंश है। चूंकि एक भी अगर दिया होता कि 2 भुजा है और उनके बीच का एक कोण है तो हम साइन वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। वो क्या है, तो वो है एरिया बराबर 1/2 AB गुणे साइन थीटा। AB क्या है, तो AB वो है जो इस थीटा के दोनों तरफ है। क्या है, ध्यान से सुनते रहिए, ये अगर थीटा है तो ये A है तो ये B है। ये वाली भुजा से नहीं मतलब वो कितना दिया है उससे नहीं मतलब है। अगर 2 भुजा मिल जाए और अगर उसके बीच का एक कोण मिल जाए तो इस फार्मूले से भी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 1/2 A के जगह पे मान लीजिए A है, B के जगह पे क्या है, B है। हम कहीं भी लगाएंगे तो उतना ही आएगा। सॉरी,
बी के जगह पे क्या है, ए है, और साइन थीटा के जगह पे क्या है, साइन 60 अंश। साइन 60 अंश 1/2 ए गुणे ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो करनी में 3/2 होता है। इस हिसाब से भी अगर देखें तो करनी में 3 और ए स्क्वायर हो जाए बटे 2 दुना के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो करनी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो इस हिसाब से भी अगर आपको ये वाला फार्मूला नहीं याद है, इस वाले फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको मालूम होना चाहिए कि अगर साइन रूल लगाएंगे, मतलब साइन वाली फार्मूला लगाएंगे तो 60 अंश लेंगे, और 60 अंश तब लेंगे जब आपको इसकी प्रॉपर्टी मालूम रहेगी कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, 60 अंश का होता है। अब हम आगे बात करते हैं। अब वीडियो के ड्यूरेशन में मत जाइए, वीडियो लंबा बनेगा ही, क्योंकि थ्योरी का अगर क्लास होता है तो थ्योरी आराम से ही समझाई जाती है। सवाल आप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं, लेकिन थ्योरी को आपको धीरे धीरे ही समझना पड़ेगा और मुझे समझाना पड़ेगा। कोई भी टीचर हो अगर धीरे धीरे नहीं समझाता है तो आपको दिक्कत होने लगेगी। मान लीजिए अगर कोई तेज बच्चा है तो वो तो समझ लेगा, लेकिन जो बेसिक से शुरू से अभी सीख रहा है, अभी कमज़ोर बच्चा है, अभी इनिशियल वाला है वो, तो उसके लिए धीरे धीरे ही जरूरी है। क्योंकि हम तो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी में कौन सा जल्दी बताइए। अब हम बात करते हैं, तो ये कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 तरीके से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं परिमाप की। तो परिमाप का परिभाषा ये है कि कोई भी आकृति हो, अगर उसकी सारी भुजाओं को हम जोड़ दें तो परिमाप के बराबर हो जाती है। जैसे ए त्रिभुज ए बी सी है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ए भी, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, लेकिन सारे के सारे क्या होंगे, एक ही होंगे। अब देखिए, तो हमने क्या बताया परिमाप का परिभाषा, कि उनकी सारी भुजाओं का योग। तो सारी भुजा क्या है, ए बी बी सी प्लस सी ए, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी कितना है, ए है, बी सी कितना ए है, और सी ए कितना, ए भी ए है, एक 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 मिलकर कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा। ये ए को ए न कहकर आप ये कहिए कि 3 गुणे भुजा, यानी 3 भुजा। भुजा इसलिए नहीं कहते हैं कि वो हिंदी में है और ये क्या है अंग्रेजी में, तो ये भी अंग्रेजी में, ये भी अंग्रेजी में, तो बोलना आसान हो जाता है। मान लीजिए 3x बोलिए, 3a बोलिए, 3b बोलिए, बी ए या जो भी आप लगाएंगे अक्षर, वो किसको डिनोट करेगा, तो वो उसकी साइड को डिनोट करेगा। तो हमारे पास ये आ गया कि परिमाप कितना होता है, 3 × a, यानी 3 गुणे भुजा। अब हम बात करते हैं किसकी, केंद्रों की स्थिति के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो माध्यिका होता है, तो माध्यिका कितना है, 1 2 3। तो किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक। तो एक हो गया केंद्रक। उसी तरह शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को हम कहते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र। उसी तरह ये जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है, यानी अंतः केंद्र, सॉरी, जितने भी किसी भी त्रिभुज की प्रत्येक आंतरिक कोणों को अगर अर्धक बनने को तो 2 ही कोण के अर्धक से बन जाते हैं, यानी आंतरिक कोणों के अर्धक से जो, सॉरी, अगर ये बता रहे हैं, हम बात करेंगे अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र की, तो अंतः केंद्र का निर्माण यह होता है कि किसी भी 2 आंतरिक कोणों के अर्धक, यानी ये 60 है तो कितना हो जाएगा, 30 30 नहीं भी रहेगा तो 2 बराबर भाग बांट देंगे, और यहाँ भी 2 बराबर में भाग दिए। तो यहाँ जो मिला है आई पे, यही क्या है, इन सेंटर है, यानी जहाँ एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक, अंदर वाले की बात करें, जहां भी अंदर वाले कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, हम उसको अंतः केंद्र बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, अंतः केंद्र। उसी तरह होता है परिकेंद्र।
तो परिकेंद्र का निर्माण कैसे होता है? तो परिवृत्त से होता है। और ये अंतः केंद्र है, तो अंतः केंद्र में क्या बनता है? एक अंदर त्रिभुज के अंदर क्या बनता है? एक वृत्त बनता है। अब देखिए उसी तरह एक परिवृत्त बनता है। तो परिवृत्त का मतलब है कि वह वृत्त जो त्रिभुज की सभी शीर्षों को टच करते हुए एक वृत्त बनाया जाए, यानी त्रिभुज के चारों तरफ बनाया जाए। तो ऐसे टच करते हुए तीनों शीर्षों को टच करते हुए क्या बनाएगा? एक वृत्त बनाएगा। और परिवृत्त का कैसे निर्माण होता है? तो भुजाओं के लंबार्धक से होता है। ऐसे करके ऐसे भुजाओं के लंबार्धक से बनता है। और देखिए सेंटर से परिधि की दूरी, यही बड़ा आर कहलाता है। और ये जो केंद्र है यही क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। तो हम बात करते हैं परिकेंद्र की। अब देखिए कितने केंद्र आ गए यहाँ? एक केंद्रक आ गया, एक लंब केंद्र आ गया, ये अंतः केंद्र आ गया, ये परिकेंद्र आ गया। कहने का ये मतलब है कि आप कैसे बना उस पर मत जाइए, आप इन चारों पॉइंट पे बात करेंगे कि स्थिति क्या होती है। तो केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र सभी की सभी एक ही बिंदु पे होती हैं। कहाँ होती हैं? एक ही बिंदु पे। ये सवाल भी बनता है, कहाँ होती हैं? एक ही बिंदु पर। कहाँ होती हैं? अंदर होती हैं। अंदर एक ही बिंदु पे होती हैं। अब देखिए ये जो अंतः केंद्र है और ये जो परिकेंद्र है, तो इसका स्पेशल फार्मूला भी होता है। तो वो कितना होता है? तो अगर समबाहु त्रिभुज की अगर प्रत्येक आंतरिक त्रिज्या r है, तो उसका फार्मूला होता है कि भुजा मतलब a लिए है और बटे 2√3। इसको भी प्रूफ किया जा सकता है कि ये कैसे आएगा, लेकिन हर बात को अगर प्रूफ करेंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और टाइम वेस्ट होगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसी तरह लिख देते हैं और आप याद कर लीजिएगा। उसी तरह ये बड़ा आर, ये क्या है? बड़ा आर का मतलब परित्रिज्या, और ये क्या है? अंतर त्रिज्या। ये क्या होता है कि इतना तो पार्ट सेम रहता है, a/√3, बस उसमें 2 नहीं होता है। ध्यान से देखिए ये क्या है? a/√3 ये तो दोनों जगह है। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा को दर्शा रहा है, और बटे क्या है? करनी में 3, बटे क्या है? करनी में 3। बस अंतर क्या है कि इस ये बड़े वाले आर में और छोटे वाले आर में, तो छोटे वाले आर में नीचे 2 लगा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो a/2√3। उसी तरह परिवृत्त की त्रिज्या, इसको हम दर्शा देते हैं छोटा r बराबर, और ये क्या है? बड़ा r बराबर a/√3 होता है। अगर हम इसका रेशियो लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो छोटा r बटे बड़ा r बराबर क्या हो जाएगा? a/2√3 बटे a/√3। तो ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, उल्टेगा कौन? तो नीचे वाला उल्टेगा, तो क्या हो जाएगा? √3, यानी ये उलट कर लगेगा, √3 बटे a से a कट गया, रूट से रूट कट गया, √3 से √3 कट गया, ऊपर क्या आया? 1 आया, और ये क्या आया? 2 आया। तो आप लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में, यहाँ लिख दे रहे हैं, समबाहु त्रिभुज में r संबंधे बड़ा r कितना होता है? तो होता है 1:2 होता है। हमने प्रूफ करके दिखाया है। ये डायरेक्ट पूछता है कि पूछेगा ऐसे कि आपको समय नुकसान कराएगा। जैसे बोलेगा कि समबाहु त्रिभुज का अगर भुजा 10 सेमी है, तो आप उसका इन रेडियस यानी अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो अनुपात तो 1:2 ही होता है। आप भुजा जो भी रखिए वो तो कट जाएगा। देखिए यहाँ भी भुजा कट गया तो वहां भी कट जाएगा, तो अब तो डायरेक्ट आंसर दे दीजिए 1:2 होता है। अब आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं कोण समद्विभाजक के बारे में। तो कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होता है समबाहु त्रिभुज में। तो समबाहु त्रिभुज में कोण समद्विभाजक समबाहु त्रिभुज में कोण समद्विभाजक वो माध्यिका का ही काम करती है। किसकी काम करती है? माध्यिका का ही काम करती है। तो यानी कोण समद्विभाजक बराबर क्या लिख देते हैं? उसकी माध्यिका। और उसकी माध्यिका होती कितनी है? कर्णी में 3/2 गुणे भुजा, तो ये होती है। तो इसके बारे में भी हम जान गए। अब बच क्या रहा है कि किसी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के अंदर यदि कोई बिंदु स्थित हो तब। तो उसमें भी क्या कंडीशन बनता है कि मान लीजिए अगर कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ABC है, उसकी सारी भुजाएं अगर A है और उसके अंदर स्थित एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम नहीं है, उसकी पोजीशन की बात नहीं कर गई है, बिंदु तो ये भी है, केंद्रक ये भी है बिंदु, ये भी बिंदु है, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। वो बोला है कि कोई बिंदु है। कोई बिंदु का मतलब मान लीजिए यहाँ से O रख दिए, यहाँ बिंदु O रख दिए। तो इस बिंदु से तीनों की तीनों भुजाओं पे तीन तरह से क्या डालेगा? लंब डालेगा। यानी लंब डालने का मतलब होता है कि इस भुजा पे डालेंगे तो ये P1 हो गया, P का मतलब परपेंडिकुलर। उसी तरह इस बिंदु से इस वाली भुजा पे लंब अगर डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? P2 हो जाएगा। और इसी बिंदु से यहाँ अगर लंब डालते हैं तो ये कितना हो जाएगा? P3 हो जाएगा। तो इस पॉइंट में यह बनता है कि ये जो P1, P2, P3 है ये मिलकर कितना होता है? तो ये भी मिलकर माध्यिका का ही काम करता है, यानी ऊंचाई का ही काम करता है। तो क्या हो जाएगा? P1 धन P2 धन P3 बराबर क्या? माध्यिका। यानी हम लिख सकते हैं P1 धन P2 धन P3 बराबर माध्यिका के सूत्र क्या है? करने में 3/2 गुणे भुजा। ये हम लिख सकते हैं। ये इस लाइन को पूरा किया है। और इससे जो भी पहले हम बात किए हैं कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु अगर O है या जो भी P है और वहां से तीनों भुजाओं पे अगर लंब P1 धन P1 P2 P3 डाले हैं तो P1 धन P2 धन P3 किसके बराबर हो जाएगा? तो उसकी माध्यिका के बराबर हो जाएगा। अब कौन सी प्रॉपर्टी बची है देखते हैं। तो सारी प्रॉपर्टी तो हमने लिखवा दी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन बनाने की। तो अब हम क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन तो हम अगले वीडियो में बनाएंगे, इसमें कुछ और भी बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि अगर भुजा को हम अगर गुणा करते जाएं तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको भी हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो वही था कि अगर लागू तो सभी पे होता है कि किसी भी त्रिभुज की अगर प्रत्येक भुजा की बात करें, एक भुजा की बात नहीं करें, अगर प्रत्येक भुजा को हम जो भी करेंगे जैसे छेड़छाड़ करेंगे उसी हिसाब से उसके परिमाप पे और एरिया पे अलग अलग हिसाब से क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। तो एरिया की अगर बात करें तो किसी भी त्रिभुज में अगर प्रत्येक भुजा को अगर आप 2 गुना कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो उसका क्षेत्रफल अगर 2 गुना करेंगे तो जितना गुना करेंगे, मान लीजिए n गुना किए, कितना किए? n गुना किए, तो उसका जो एरिया है मान लीजिए पहले क्या रहा होगा? ए रहा होगा, अभी A1 रहा होगा, इस समय क्या है? A2। यानी क्या है? बाद वाले, यानी बाद वाला क्या आएगा? क्षेत्रफल। तो पहले वाले क्षेत्रफल का हम जितना गुना करेंगे, n गुना यहाँ कर रहे हैं, n गुना का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। n गुना स्क्वायर क्या हो जाएगा? उसके एरिया में गुना हो जाएगा। अब n का मान क्या हो सकता है? 1 गुना भी हो सकता है, 2 गुना भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, यानी ये नेचुरल नंबर को दिखा सकता है। तो 1 गुना करेंगे 1 का स्क्वायर तो उतना ही रह जाएगा, 2 का करेंगे तो 2 गुना के 4 गुना हो जाएगा, अगर 3 गुना करें तो उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर हम आधा n का मतलब अगर हम आधा कर रहे हैं, 1/3 कर रहे हैं, 1/4 कर रहे हैं, 1/5 कर रहे हैं, तो
एरिया क्या हो जाएगा, जस्ट जितना गुना के हैं उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, यहाँ 1/16 हो जाएगा, यहाँ 1 बटा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा पहले वाले क्षेत्रफल का। अगर हम परिमाप की बात करें, तो परिमाप में क्या होता है कि जितना आप चेंज करेंगे प्रत्येक भुजा में उतना ही बस चेंज होगा परिमाप में। अगर आपने n गुना किया है तो ये P2 है, तो P1 का कितना हो जाएगा, तो n गुना हो जाएगा बस। अब n चाहे ये वाला मान देकर आए या ए वाला मान देकर आए, बस क्या हो जाएगा, जितना करेगा उतना ही गुना हो जाएगा। ये परिमाप की बात है। और ये वाला बात किसी भी त्रिभुज में लगता है, न कि केवल किसमें, समबाहु त्रिभुज में। तो जहाँ सभी में लगेगा, हम आपको सभी के लिए बात आ रहा है, और जहाँ स्पेशल इसकी बात हो रही है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो सब में लगता है, अगर जो सब में लगता है तो आप किसी स्पेशल में भी लगाएंगे तो वो बात लग जाएगा, वो कभी गलत नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर ये स्पेशल है तो स्पेशल इसका एक सूत्र होता है। जैसे क्षेत्रफल में क्या है, करनी में 3/4 होता है और गुणे भुजा स्क्वायर। तो क्या हमने आधार गुणे लंब का 1/2 आधार गुणे लंब लगाए थे तो वो भी क्षेत्रफल वही आया था। अगर हम हीरो फार्मूला भी लगाते हैं, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, इसका भी हम फार्मूला लगाते हैं अगर समबाहु त्रिभुज में, तो वही आंसर आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। आप ये भी लगा सकते हैं, अगर अंतः त्रिज्या r दिया हो और यश दिया हो अर्ध परिमाप और डेल्टा दिया हो, तो इस डेल्टा की मदद से ये निकाल सकते हैं, इस डेल्टा और इसके मदद से ये निकाल सकते हैं, इन दोनों की मदद से ये निकाल सकते हैं। इसका भी फार्मूला होता है और सभी के लिए होता है, डेल्टा बराबर r यस। तो उम्मीद है कि आप इन सभी पॉइंट्स को समझे होंगे और अपने कॉपी में उतारे होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, इससे बनने वाले लगभग हर पॉइंट पे अगर सवाल ला देंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा और इससे आपको सवाल आगे नहीं फंसेगा। तो हम अगले वीडियो बनाएंगे और इन पे सवाल लगाएंगे। तब तक के लिए आप शेयर उन दोस्तों पे करिए जो पढ़ रहे हैं। मान लीजिए क्या होता है कि लोग चाणक्य नीति लगाते रहते हैं कि मैंने बता दिया तो आगे निकल जाएगा। तो ये क्या है कि ये पिछड़ेपन की या रूढ़िवादी सोच का ये पहचान है कि आप सोचिए कि अगर मैं आपको ये बातें नहीं बताता तो आप नहीं जान पाते। तो अगर हम चाणक्य नीति लगाते कि चलो हम क्यों बताएं, दूसरा आगे चला जाएगा, इससे फायदा तो मान लीजिए जो भी होगा हमको कितना होगा ये आपको पता होगा, लेकिन आपको अगर हम नहीं बताते तो आपको कैसे फायदा होता। तो यहाँ चाणक्य नीति वो पहले की बात है। आप थोड़ा आधुनिकीकरण से अगर सोचेंगे तो आपको बताना कोई गलत नहीं होता है। मान लीजिए आप किसी को और बताते हैं, कोई आपको बताएगा, तो क्या होगा कि नॉलेज का इधर से उधर ट्रांसफर होगा, तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो वैसा मत सोचिए कि हम शेयर कर देंगे तो सामने वाला मुझसे आगे निकल जाएगा। ये आप अपने कॉन्फिडेंस को लो कर रहे हैं। अगर करते हैं तो भी वो तुरंत जान जाएगा, या हो सकता है कोई और कर दे उसके सामने डिलीवर वो नॉलेज या जो भी आप जानते हैं, तो भी आगे जाएगा। आगे जाने की परवाह मत करिए, आप ये देखिए कि हम अपना क्वालिटी कितना बढ़ा रहे हैं, और बताने से कम थोड़ी होता है। बताएंगे, जितना बताएंगे उतना ही बढ़ेगा। ये तो कोई निश्चित धन तो है नहीं कि आप बता देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। आप ये वो क्वालिटी है कि आप जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आपका उम्र भी जितना बढ़ेगा उससे कई गुना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, लेकिन बांटेंगे तब बढ़ेगा। तो शेयर करने में न मतलब संकोच करें, शेयर आप करते रहिए और उन्हीं के पास करिए जो पढ़ते हैं। हालांकि उन्हीं के पास केवल मत करिए, वो करने को आप किसी के भी पास कर सकते हो सकता है कि आपने किसी अंकल के यहाँ कर दिए, उनकी उम्र 40-50 है, वो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हों मतलब आपके उम्र के, तो भी तो पढ़ रहे होंगे, तो भी उनको अगर वीडियो डिलीवर करते हैं तो वो उनको बताएंगे। तो बात है कि नॉलेज को आपको स्प्रेड करना है, फैलाना है। ये नहीं कि अब सीमित कर दे, तो सीमित कर दे तो जितना सीमित होगा उतना मतलब दिक्कत ही होगा। तो समाज में क्या होता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता इसी तरह से। अब यही बात सोचेंगे कि हम शेयर क्यों करें,
तो फिर नॉलेज का ट्रांसफ़र कहाँ से होगा। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे कि मैं शेयर किस पर्पज़ से कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि अगर सामने वाला आगे निकल जाएगा तो ये आपकी सोच है। मैं इस सोच को आपको गलत हम इसलिए बताया कि आप अपने कॉन्फिडेंस को लो कर रहे हैं। अगर आप करेंगे तो आप और भी ज़्यादा जानने की इच्छा करेंगे। धन्यवाद, अगला वीडियो पे मिलते हैं।